हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे लसीकाब अंग की। तो लसीकाब अंग में क्या आता है? तो इन अंगों में लसीकाणुओं की उत्पत्ति होती है। और लसीकाणु कहाँ कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा में, या जिसे बोन मैरो कहते हैं, और थाइमस में बनते हैं। और इन्हें इसलिए प्राथमिक लसीकाब अंग भी कहते हैं। और यहाँ अपरिपक्व लसीकाणु जहाँ अपरिपक्व लसीकाणु होते हैं और ये प्रतिजन संवेदनशील लसीकाणुओं में विभेदित होते हैं। और परिपक्वन के बाद लसिका अणु प्लीहा या स्प्लीन, लसिका ग्रंथियाँ बस, और उसके टॉन्सिलों में, और शुद्रांत के पेयर पेचों में, और परिशेषिका या अपेंडिक्स में पाए जाते हैं। इन सभी अंगों को द्वितीय लसिका अंग कहते हैं। और ये द्वितीय लसिका अंग में चले जाते हैं परिपक्व होने के बाद। और द्वितीय लसिकाब अंग इन्हें कहते हैं। और ऐसे स्थान पर जहाँ की लसिका अणुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है, जैसे ये पारस्परिक क्रिया होती है तो ये बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिका बन जाते हैं। और मानव शरीर में विभिन्न लसीकाब अंगों की स्थिति को हम देखते हैं एक चित्र की सहायता से। तो यहाँ पर हमने देखा ये लसिका ग्रंथियाँ है या हाथ की साइड में, और फिर वहाँ पे एक सेंटर में एक छोटा सा लसिका अंग है जिसे बोलते हैं थाइमस। और यहाँ पर नीचे में हमने वाहिकाएं भी देख ली जिन्हें लसिका वाहिका कहते हैं। ये हमने देखा चित्र में लसिका तंत्र के बारे में। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो बात करेंगे अस्थि मज्जा की। अस्थि मज्जा एक मुख्य लसिकाब अंग है। और यहाँ पे लसिका अणुओं के साथ साथ सभी रुधिर कोशिका भी उत्पन्न होती है। और थाइमस जो है एक सपाली या लोब्ड अंग है। और ये हृदय के पास होता है और अरोस्थि के नीचे स्थित होता है। और जन्म के समय थाइमस काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन बढ़ती उम्र में इसका आकार घटता रहता है। और यौवना अवस्था में बहुत छोटे आकार का हो जाता है, बहुत छोटे आकार का रह जाता है। और थाइमस और अस्थि मज्जा और थाइमस दोनों ही टी लसिका अणुओं के परिवर्धन और परिपक्वन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया कराते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं प्लीहा के बारे में। प्लीहा सेम के आकार का होता है और एक बड़ा अंग होता है। इसमें मुख्य रूप से लसिका अणु और भक्षिका अणु होते हैं। यह रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फास कर रुधिर निस्यंदन या फिल्टर का काम करता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट प्लीहा के बारे में। प्लीहा लाल रक्त कणिकाओं का बड़ा भंडार होता है। और लसिका ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं। लसिका ग्रंथियाँ ये छोटी ठोस संरचनाएं होती है जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित होती है, जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन जैसे लसिका और ऊतक तरल में आ जाते हैं। सूक्ष्म जीव और दूसरे प्रतिजन लसिका और ऊतक तरल में आ जाते हैं। लसिका ग्रंथियाँ उन्हें फांस लेती है। और लसिका ग्रंथियों में फंसे प्रतिजन वहाँ मौजूद लसिका अणुओं के सक्रिय और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रमुख पथों में आएंगे श्वसन, पाचन और जनन पथ के स्तरों की जो लाइनिंग होती है के भीतर लसिका ऊतक होते हैं। और ये लसिका ऊतक स्थित होते हैं जो श्लेष्म संबद्ध लसिका ऊतक कहलाते हैं या MALT कहलाते हैं। इनको म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं। और यह मानव शरीर के लसिका ऊतक का 50% होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं
एड्स के बारे में बात करते हैं। एड्स क्या है? ये उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण है, अर्थात एड्स को एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं। और ये प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता के बारे में है। प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता के बारे में, जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है, जो इस बात का संकेत है कि यह न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है। एड्स का सबसे पहले 1981 में पता चला, जो लगभग पिछले 25 वर्षों में सारे विश्व में फैल गया है। इस रोग से 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एड्स एक विषाणु रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु, या जिसे कहते हैं HIV या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। HIV विषाणुओं में उस समूह में आता है जिन्हें पच्च विषाणु कहते हैं या रेट्रो वायरस कहते हैं। पच्च विषाणु या रेट्रो वायरस कहते हैं। आवरण को ढकने वाला जिनमें RNA जीनोम होता है। इसे हम चित्र से समझते हैं। तो हम चित्र देख रहे हैं पच्च विषाणु का, ये रेट्रो वायरस का की प्रतिकृति उसमें देखेंगे। तो पच्च विषाणु की प्रतिकृति कैसे होती है? तो ये है पच्च विषाणु, ये वाला, और इसमें विषाणुवीय प्रोटीन आवरण होगा और इसमें विषाणु RNA कोड होगा। तो ये है विषाणु संक्रमित प्रसामान्य कोशिका, और यहाँ से ये जब प्राणी कोशिका के संपर्क में आता है ये विषाणुवीय प्रोटीन आवरण, तो मानव कोशिका की बाहर की तरफ होता है प्लाज्मा झिल्ली, और जैसे ये विषाणु आता है तो विषाणुवीय RNA कोशिका में प्रवेश करता है, और यह विषाणुवीय DNA प्रति ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा उत्पन्न होता है। ये DNA RNA DNA में बदल जाता है। इसे बोलते हैं विषाणुवीय DNA परपोषी संजीन या जीनोम, जिसे जीनोम में समाविष्ट हो जाता है। विषाणुवीय DNA परपोषी संजीन या जीनोम में समाविष्ट हो जाता है। तो विषाणु का DNA परपोषी या प्राणी कोशिका के DNA में समाविष्ट हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो केंद्रक रहेगा प्राणी कोशिका का, उसमें DNA होगा, और यह संक्रमित कोशिका द्वारा नया विषाणुवीय RNA उत्पन्न होगा। जैसे ये DNA प्राणी कोशिका के विषाणुवीय DNA प्राणी कोशिका के DNA से मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ से जब नया RNA बनेगा, संक्रमित कोशिका द्वारा उत्पन्न नया विषाणुवीय RNA, ये RNA विषाणुवीय RNA हो जाएगा, और इससे नए विषाणु उत्पन्न होंगे। इस तरह से यहाँ पे नए विषाणु उत्पन्न हुए, और नए विषाणु दूसरी कोशिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं। और आगे की बात करें तो हाँ, संक्रमित कोशिका, जो ये कोशिका संक्रमित हुई है, ये जीवित रह सकती है जबकि विषाणु की प्रतिक्रिया बनती है और मोचित होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, आमतौर पर HIV संक्रमण किन कारणों से फैलता है? संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से, दूसरा संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आदान से, तीसरा संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से, या अंतःशिरा या इंट्रावेनस द्वारा ड्रग के कुप्रयोग द्वारा, और उसके बाद चौथा रीजन संक्रमित मां से अपरा द्वारा उसके बच्चे में। तो ये संक्रमण के कारण है। ये संक्रमण का ज़्यादा खतरा ऐसे व्यक्ति जो अनेक से मैथुन करते हैं उनमें होता है। मादक द्रव्य जो अंतःशिरा द्वारा व्यसनी या जिन्हें ड्रग लेते हैं उनमें फैलता है, और जिन्हें बार बार रक्तदान की ज़रूरत होती है। इसके अलावा संक्रमित माँ से बच्चे में फैलता है। तो इस तरह से हमें देखें क्या कारण है जिनके कारण से संक्रमण हो सकता है। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। आगे का
टॉपिक देखते हैं, आगे का पॉइंट्स देखते हैं। HIV एड्स जो होता है ये छूने या शरीर के संपर्क में आने से नहीं फैलता, यह केवल शरीर में स्रावित द्रवों से फैलता है। महत्वपूर्ण है ये चीज़, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वस्थता के लिए HIV एड्स प्रभावित व्यक्ति के परिवार से या समाज से अलग न किया जाए। HIV एड्स संक्रमित व्यक्ति को परिवार से या समाज से अलग न किया जाए। संक्रमण के लक्षण में अंतराल होता है, यह अवधि कुछ महीनों से कई वर्षों 5 से 10 वर्षों तक हो सकती है। शरीर में बृहद भक्षकाणु या मैक्रोफेज प्रवेश करते हैं, मैक्रोफेज वाली कोशिकाओं में ये प्रवेश करते हैं विषाणु, उसका RNA जीनोम या विषाणु का RNA जीनोम की बात कर रहे हैं। विलोम ट्रांसक्रिप्टेज प्रकिण्व या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से प्रतिकृतियन या रेप्लिकेशन से विषाणुवीय DNA बनाता है, जो परपोषी DNA में समाविष्ट होता है और संक्रमित कोशिकाओं से विषाणु कण पैदा करने के निर्देश देता है। तो ये वही चीज़ जो हमने एक चित्र में देखी थी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं बृहद भक्षकाणु के बारे में। बृहद भक्षकाणु में जैसे ही विषाणु प्रवेश करता है तो विषाणु उसमें उत्पन्न होना जारी रहते हैं और HIV फैक्ट्री की तरह ये कोशिका काम करने लगती है। साथ ही सहायक टी लसिका अणुओं में घुस जाती है, वहाँ पे भी घुस जाती है और प्रतिकृति बनाना चालू कर देती है। संतति विषाणु पैदा होते हैं, रुधिर में छोड़े संतति विषाणु दूसरे सहायक टी लसिका अणुओं पर फिर हमला कर देते हैं। क्रम बार बार दोहराया जाता है, सहायक टी लसिका अणुओं की संख्या में कमी होती है और इस दौरान बार बार बुखार, दस्त, वजन घटना ये सब चीज़ें होती हैं और सहायक टी लसिकाणु की संख्या में गिरावट होने लगती है, जिसके कारण जीवाणुओं विशेष रूप से माइकोबैक्टीरियम विषाणु यहाँ तक कि कवकों और टॉक्सोप्लाज्मा जैसे परजीवों के कारण भी संक्रमण होने लगता है और ये मतलब उस संक्रमित व्यक्ति को शिकार बना लेते हैं और इतनी प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है, इन संक्रमण से अपनी रक्षा नहीं कर पाते। इतनी प्रतिरक्षा न्यूनता होती है कि इन संक्रमणों से भी संक्रमित व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर पाता, असमर्थ होता है अपनी रक्षा करने में। इसके परीक्षण के लिए, नैदानिक परीक्षण के लिए संलग्न प्रतिरक्षा रोधी अमापन या ELISA ELISA means enzyme linked immunosorbate assay यूज़ किया जाता है इसका पता लगाने के लिए, परीक्षण के लिए। प्रतिपक्ष विषाणुवीय एंटीरिट्रोवायरल औषधियों का उपयोग किया जाता है उपचार के लिए, ये आंशिक रूप से प्रभावी होती है। और आगे बढ़े तो ये औषधियाँ अवश्य भावी मृत्यु को आगे सरका सकती है, रोक नहीं सकती। एड्स की रोकथाम के लिए बात करें तो एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए रोकथाम उत्तम उपाय है और HIV संक्रमण सचेतन व्यवहार पैटर्न के कारण फैलता है, ना कि निमोनिया या टाइफाइड की तरह अनजाने में। रोगियों में रक्त आदान नवजातों में रोगियों में रक्त आदान से और नवजातों में मां से सही निगरानी न होने के कारण हो सकता है। देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन या NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, अन्य गैर सरकारी संगठन या NGO लोगों को एड्स के बारे में शिक्षित करते हैं और बहुत काम कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है HIV संक्रमण के बारे में। इसको रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं और रक्त बैंकों के रक्त को HIV से मुक्त करना इसमें शामिल है। सार्वजनिक निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में केवल प्रोपोजेल या डिस्पोजेबल सुइयों या सिरिंज का इस्तेमाल, कॉन्डोम का वितरण
और ड्रग के कुप्रयोग को नियंत्रित करना और सुरक्षित यौन संबंधों की सिफारिश करना, सुग्राही समष्टि या ससेप्टेबल पॉपुलेशन में HIV के लिए नियमित जांच करवाना, HIV संक्रमण बात को इस बात को छुपाने से संक्रमण और भी ज़्यादा फैल सकता है। HIV/AIDS संक्रमित लोगों की सहायता और सहानुभूति की ज़रूरत होती है लोगों को, और ये दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। समाधान सामूहिक तौर पर किया जा सकता है। इससे फैलने की गुंजाइश कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। व्याधि को फैलाव से रोकने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, समाज और चिकित्सक वर्ग की, और इनके सम्मिलित प्रयास की ज़रूरत होती है। सर हम अगले पॉइंट देखते हैं, तो हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में। कैंसर मानव में भयंकर रोगों में से एक है। विश्व भर में मौत का प्रमुख कारण है। भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख से ज़्यादा लोग इससे पीड़ित होते हैं और बड़ी संख्या में मर जाते हैं। कैंसर की क्रियाविधि कोशिकाओं में होती है, तो वो इसमें कोशिका कैंसर जनित रूपांतरण होता है कोशिका में, या कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसके उपचार और नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। तो जैविक और आयुर्विज्ञान में यह अभी भी अनुसंधान का विषय है, रिसर्च का टॉपिक है। कोशिका वृद्धि और विभेदन होता है। शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन होता है, जो कि अत्यधिक नियंत्रित और नियमित क्रिया है। कैंसर कोशिकाओं में नियामक क्रियाविधि टूट जाती है। और अगला पॉइंट देखते हैं, प्रसामान्य कोशिकाओं में एक गुण होता है जिसे बोलते हैं संस्पर्श संदमन या कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसके कारण दूसरी कोशिकाओं का उनसे संस्पर्श रहता है। उनकी अनियंत्रित वृद्धि को संदमित करता है। इस संस्पर्श से वे अनियंत्रित वृद्धि को संदमित करते हैं, लेकिन कैंसर कोशिकाओं में यह गुण खत्म हो जाता है। कैंसर कोशिका विभाजित होती है और एक भंडार खड़ा कर देती कोशिकाओं का, जिसे हम कहते हैं ट्यूमर या आबूर्द। अब हम बात करते हैं इस आबूर्द के बारे में। ये आबूर्द दो प्रकार के होते हैं, सुदम या बिनाइन, दुर्दम या मैलिग्नेंट। सुदम या बिनाइन में मूल स्थान पर यह आबूर्द सीमित रहता है और दूसरे भागों में नहीं फैलता है। यह मामूली क्षति करता है। जबकि बात करें हम दुर्दम या मैलिग्नेंट की, तो यह प्रचुरोद्भवी कोशिका का पुंज होता है। यह नवद्रव्य या नियोप्लास्टिक कोशिकाएं बनाता है, जो तेजी से बढ़ती है और आसपास के सामान्य ऊतकों पर हमला कर देती है और उन्हें क्षति पहुंचाती है। और आबूर्द के बारे में और बात करें तो इसकी सक्रियता से विभाजित और वर्धित होती है कोशिका, और अत्यावश्यक पोषकों के लिए सामान्य कोशिका से स्पर्धा करती है और उनके सामान्य कोशिका को भूखा मारती है। और आबूर्दों से उत्तरी कोशिकाएं रक्त द्वारा दूर दराज के स्थलों पर पहुंचती है और जहां जाती है नए आबूर्द बनाती है, और इस गुण को मेटास्टेसिस कहते हैं। दुर्दम आबूर्दों का सबसे डरावना गुण यही होता है, मेटास्टेसिस। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट में हम बात करेंगे कैंसरों के कारण। तो फिर सामान्य कोशिका का रूपांतरण कैंसरी नरद्रव्य कोशिका में होता है। इसके कारक होते हैं भौतिक, रासायनिक या जैविक, और ये कैंसर जन कहलाते हैं ये कारक। एक्स किरण और गामा किरण जो कि आयनीकरण विकिरण है, वहीं पराबैंगनी किरण जो कि अनायनीकरण विकिरण है। ये दोनों विकिरण DNA को क्षति पहुंचाती है और नरद्रव्य रूपांतरण करती है। तंबाकू की बात करें तो तंबाकू से जो धुआं निकलता है, ये रसायन कैंसर जन फेफड़ों के कैंसर का मुख्य कारण है, और कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु
आबूर्दी विषाणु कहलाते हैं या ऑन्कोजेनिक वायरस कहलाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। ऑन्कोजन वायरस में जो जीन होते हैं उन्हें विषाणुवी आबूर्द जीन कहते हैं या वायरल ऑन्कोजीन कहते हैं। और ये प्रसामान्य कोशिकाओं के जीनों में पता चलता है कि उनमें भी संक्रियित विशेष परिस्थितियों में कैंसर जनित रूपांतरण जीन होते हैं। उनमें भी कैंसर जनित रूपांतरण जीन होते हैं जो विशेष परिस्थितियों में सक्रिय हो सकते हैं। कोशिकीय आबूर्द जीन या जिन्हें सेलुलर ऑन्कोजीन या सी ऑन्क कहा जाता है या फिर इन्हें आदि आबूर्द जीन या प्रोटो ऑन्कोजीन कहा जाता है। कैंसर अभिज्ञान और निदान शुरू से ही पता है, यह आवश्यक है कि हम शुरू से पता कर ले, और कई मामलों में अगर हमें जल्दी पता चल जाता है तो सफलतापूर्वक उपचार किया जाता है। अभिज्ञान इसको पता कैसे लगाते हैं? ऊतकों की जीवोती परीक्षा या बायोप्सी के द्वारा और ऊतक विकृति या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययन से तथा बढ़ती कोशिका की गणना के लिए अस्थि मज्जा या रुधिर तथा अस्थि मज्जा का परीक्षण किया जाता है। और इस पर आधारित जैसा कि अधिश्वेत रक्तता या ल्यूकेमिया होता है तो जीवोती परीक्षा से जिस ऊतक पर शक होता है वहाँ का टुकड़ा लेते हैं और पतले अनुच्छेदों में काट कर अभिरंजित करके रोग वैज्ञानिक इसकी जांच करते हैं। जो भी शक वाला ऊतक होता है उसका परीक्षण करते हैं। और ल्यूकेमिया में वो जो आरबीसीज की संख्या लगातार बढ़ती है और ये अनियंत्रित होता है। अब हम आगे की बात करते हैं अगले पॉइंट की। डब्ल्यूबीसीज की संख्या बढ़ती है वाइट ब्लड सेल्स की ल्यूकेमिया में या श्वेत रक्त कणिकाओं की, उनकी मात्रा अधिक हो जाती है और उसके कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं आंतरिक अंगों के बारे में। तो कैंसर का पता जैसे चलता है तो उसमें कैंसर का पता करने के लिए विकिरण चित्रण या रेडियोग्राफी का उपयोग करते हैं, एक्स किरणों का भी प्रयोग करते हैं। अभिकलित टोमोग्राफी या सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं और जिसे मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग या एमआरआई कहते हैं। इन तकनीक के उपयोग से अभिकलित टोमोग्राफी एक्स किरणों के उपयोग से अंग के भीतरी भागों का त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाते हैं। और ठीक है, और बात करें एमआरआई की, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग की, तो जीवित ऊतक की वैकृतिक या पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कार्यकी में परिवर्तन को एकदम सही पता करने में एमआरआई में तेज चुंबकीय क्षेत्रों और अनानीकरण विकिरणों का उपयोग किया जाता है। कुछ कैंसरों का पता कैंसर विशिष्ट प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षियों के उपयोग से लगता है। आगे का पॉइंट देखते हैं। कुछ कैंसरों में के प्रति वंशागत सुग्राहिता व्यक्तियों जीनों का पता करने के लिए व्यक्ति के जीनों को पता करने के लिए आणविक या मॉलिक्यूलर जैविकी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। विशेष कैंसरों में प्रवृत्त या प्रेडिस्पोज की रोकथाम के लिए उपयोगी है। जीनों का पता करके ये ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि व्यक्ति को किस चीज़ से बचाना चाहिए, विशेषकर कैंसर जनों के प्रति जो सुग्राही जीन होते हैं, जिससे फुफ्फुस कैंसर या फिर फेफड़ों का कैंसर में तंबाकू का धुआं से बचने की सलाह दी जाती है और तो सलाह देनी चाहिए। और अगला पॉइंट देखते हैं हम कैंसर का उपचार। ठीक है, तो कैंसर कोशिका को मारने के लिए रसद चिकित्सा या कीमोथेरेपेटिक औषध का उपयोग करते हैं। विशिष्ट आबूर्दों के लिए विशिष्ट होता है ये उपचार, और अधिकांश औषधि जो होती है वो उसका अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट होता है, जैसे बालों का झड़ना, अरक्तता आदि। अधिकांश उपचार की बात करें तो रसद चिकित्सा और शल्यकर्म विकिरण चिकित्सा का संयोजन
से ये उपचार किया जाता है। एक और पॉइंट देखते हैं, शल्यक्रिया, विकिरण चिकित्सा, प्रतिरक्षा चिकित्सा का सहारा लिया जाता है कैंसर के उपचार के लिए। और अगर बात करें विकिरण की, तो अबोध की कोशिकाओं में घातक रूप से किरणित या इरेंटेड करते हैं, मतलब लेकिन इसमें क्या करते हैं, किरणों का उपयोग करते हैं और आबूद का ढेर करते हैं। आबूद के ढेर के पास वाली प्रसामनिक ऊतक जो होती है उसका पूरा ध्यान रखते हैं, तो उसको डैमेज न पहुंचे, जो नॉर्मल कोशिका है पास की। बात करते हैं आबूर्त कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पता लगाए जाने और नष्ट किए जाने से बचती है। ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जो जैविक अनुक्रिया रूपांतरण करते हैं, जैसे वाई इंटरफेरोन, जो उनके प्रतिरक्षा तंत्र सक्रियता करता है और आबूर्त को नष्ट करने में सहायता करता है। इसका और अगले पॉइंट्स को देखते हैं, ड्रग और अल्कोहल का कुप्रयोग। सर्वेक्षण और आंकड़ों से पता चलता है ड्रग और अल्कोहल का उपयोग नवयुवकों द्वारा बढ़ रहा है। ये चिंता का विषय है। और दुष्परिणाम ये होगा, समुचित शिक्षा और मार्गदर्शन से न मिलने से होता है। तो ये एक खतरनाक आदतें बन जाती है और इससे बचा नहीं पाएंगे हम स्वस्थ जीवन शैली अपना के। और ड्रगों का कुप्रयोग आमतौर पर कोका एल्कलॉइड, कैनाबिनॉइड्स, ओपियोइड, इन ड्रगों का कुप्रयोग होता है। और इनमें से अधिकांश पुष्पी पादपों से प्राप्त होते हैं, कुछ कवकों से निकाले जाते हैं। ओपियोइड ड्रग जो होती है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जठरांत्र पथ में मौजूद विशिष्ट ओपियोइड ग्राहियों या रिसेप्टर्स से बंध जाते हैं और स्मेक के नाम से जाने जाते हैं और स्मेक नाम से मशहूर है हीरोइन, ठीक है। और रासायनिक रूप से डायसिटिल मॉर्फिन है ये सब, ठीक है। ये डायसिटिल मॉर्फिन है रासायनिक नाम से, जो सफ़ेद और गंधहीन होती है। तीखा रवेदार यौगिक है जो पोस्त के पौधे या पेपेवर सैमनीफेरस के लेटेक्स से निष्कर्षण द्वारा प्राप्त की जाती है। आगे की बात करें तो अगला पॉइंट है, आमतौर पर हीरोइन नाक द्वारा जोर से सांस या टीके द्वारा ली जाती है। यह एक अवसादक या डिप्रेसेंट है, शरीर के प्रकार्यों को धीमा करती है। और मॉर्फिन की रासायनिक संरचना देखें तो इसमें OH बॉन्ड होगा, OH बॉन्ड है, OH ग्रुप है, H ग्रुप है, O ग्रुप है, और इस तरह से NCH3 ग्रुप है और इसमें रिंग्स रहेगी। इस तरह का इसका मॉर्फिन का स्ट्रक्चर रहेगा। और बात करें सैमनीफेरम की, तो ये जिसे अफीम पोस्त कहते हैं, इसका पौधा होगा। तो उसमें इस तरह से उसका पौधा होगा। ये छोटी संरचना है, उसके बाद ये बड़ी होगी और उसके बाद ये और बड़ी होगी और इस फाइनली इस तरह से एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे फ्लावर स्ट्रक्चर है और यहाँ पे पत्तियाँ रहेगी। तो ये हमने देखा सैमनीफेरम या फिर अफीम पोस्त की संरचना। इसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो कैनाबिनॉइड रसायनों का समूह है। यह मस्तिष्क में कैनाबिनॉइड ग्राहियों या से पारस्परिक क्रिया करता है। प्रकृति कैनाबिनॉइड कैनिस सटाइवा पौधे से के पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस से प्राप्त होते हैं और ये भांग के फूल के शीर्षों, पत्तियों, रॉल या रेजिन के विभिन्न भाग से ये प्राप्त होते हैं। और विभिन्न संयोजन से जो बनता है वो क्या क्या चीज़ें बनती हैं, इनसे चरस, गांजा, मैरीजुआना, हशीश, ये सब चीज़ें बनती है। ये बनाने के काम में आती है विभिन्न भाग। और आमतौर पर मुंह द्वारा खाए अंतःशोषण और द्रव्य या ड्रग वाले मादक पदार्थ होते हैं और ये अंतःशोषण द्वारा लिए जाते हैं और ये मादक ड्रग है या द्रव्य है। ये शरीर में हृदय वाहिका तंत्र या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। और इसकी संरचना देखें, कैनाबिनॉइड अणु की संरचना देखें तो इसमें भी OH ग्रुप और इस तरह से रिंग होगी और इस तरह की इसकी संरचना होगी। और कैनाबिस
सेटाइवा या भांग की पत्तियों की बात करें तो इसकी संरचना इस तरह से होगी, यहाँ से बीच में बड़ी पत्तियाँ, साइड में छोटी पत्तियाँ और इस तरह की संरचना होगी। अब बात करते हैं हम किसकी, कोका एल्कलॉइड या कोकीन की। तो कोका पादप एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होता है। ये दक्षिण अमेरिका का पौधा है। तंत्रिकी प्रेषक या न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है। कोकेन या कोका या इसको क्रैक भी बोलते हैं। जोर से कोकेन या कोक या क्रैक इसके नाम है। और जोर से सांस अंदर खींचे जाने पर कि ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सांस के साथ अंदर खींचे जाने पर ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार उद्दीपक या स्टिमुलेटिंग प्रभाव डालते हैं, असर डालते हैं, जिससे सूखा आभास या यूफोरिया हो जाता है। आगे बात करते हैं तो अन्य प्रसिद्ध पादप की बात करें तो जो विभ्रम पैदा करते हैं, जिनमें विभ्रम पैदा करने का गुण होता है, उसका नाम है एट्रोपा, बेलाडोना और धतूरा। कुछ खिलाड़ी भी कैनाबिनॉइड का दुरुपयोग करते हैं। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। बार्बिट्यूरेट, एम्फेटामिन और बेंजाडाइज़ेपिन जैसे ड्रग अवसाद या डिप्रेशन और अनिद्रा या इंसोम्निया की मानसिक व्याधि से ग्रस्त रोगियों में की सहायता करते हैं और सामान्य औषधियों के रूप में काम लिए जाते हैं। इनका खूब प्रयोग होता है। और मॉर्फिन जो कि प्रभावी शामक है और पीड़ाहर है या सिडेटिव है, रोगियों की शल्य क्रिया या सर्जरी में उनके लिए बहुत उपयोगी है। विभ्रमी गुण वाले अनेक पादप फलों और बीजों को विश्व भर में लोक औषधि, धार्मिक उत्सवों और अनुष्ठानों में सैकड़ों वर्षों से उपयोग लाया जाता है। जब ये औषधियाँ चिकित्सा के बजाय दूसरे उद्देश्य में ली जाती है या इतनी मात्रा में इतनी बार ली जाती है जिससे व्यक्ति के शारीरिक, कार्य अथवा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया गड़बड़ा जाते हैं या उन्हें गड़बड़ा देते हैं, तो इन ड्रगों को हम तो इस तरह हम कहते हैं कि ये ड्रगों का खूब प्रयोग हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं धूम्रपान से रिलेटेड पॉइंट की। धूम्रपान तीव्र ड्रगों के सेवन का रास्ता होता है। अन्य ड्रगों का रास्ता खुल जाता है धूम्रपान के साथ। तंबाकू का प्रयोग मानव 400 वर्षों से अधिक समय से कर रहा है। तंबाकू या धूम्रपान के साथ पिया जाता है, चबाया जाता है और या सूंघा जाता है। तंबाकू के बारे में बात करें, बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं इसमें, जैसे निकोटीन, एल्कलॉइड, ये सब शामिल होते हैं। निकोटीन जो होता है एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि को उद्दीपित करता है, जिससे एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन रक्त परिसंचरण में पहुंचता है, में मोचित किया जाता है, छोड़ा जाता है और दोनों रक्तचाप और हृदय स्पंदन दर को बढ़ाते हैं। धूम्रपान फुफ्फुस, मूत्राशय, गले के कैंसर, श्वसनीय शोथ या ब्रोंकाइटिस, वातस्फीति या एम्फीसीमा, हृदय रोग, जठर व्रण या गैस्ट्रिक अल्सर संबंधित समस्याएं पैदा करता है। इन सभी भाग को प्रभावित करता है। तंबाकू को चबाना मुख कोटर के कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। और धूम्रपान से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, सांद्रता घट जाती है, ऑक्सीजन की हिमाबद्ध ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की सांद्रता रक्त में घटने लगती है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है धूम्रपान की वजह से। अब अगला पॉइंट देखते हैं। व्यक्ति सिगरेट के पैकेट पर जब खरीदता है तो ये नहीं हो सकता कि वो पैकेट पर छपी वैधानिक या कानूनी चेतावनी को न पढ़े, जो कि धूम्रपान से आगाह करती है, बताती है स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक है। आजकल फिर भी युवा और वृद्धों दोनों में धूम्रपान का खूब चलन है और इसकी लत धूम्रपान और तंबाकू के चबाने के खतरे से युवा और वृद्ध दोनों को इन आदतों से बचना चाहिए। लत से छुटकारा पाने के लिए परामर्श और चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, किशोरावस्था और ड्रग एल्कोहल का कुप्रयोग। किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष की होती है और जो बचपन और प्रौढ़ता को जोड़ने वाला पुल है, इसका अर्थ है ये बोल सकते हैं एक अवधि और एक प्रक्रिया है, दोनों चीज़ें ये। इस दौरान बालक जो है प्रभावी सहभागिता
वृत्ति और विश्वास के अनुसार परिपक्व होती है उसकी वृत्ति और विश्वास की प्रभावी सहभागिता जैसे गुण होते हैं, और जीव विज्ञान और व्यवहारात्मक परिवर्तन भी आते हैं, मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास भी होता है। तो बहुत ही नाजुक अवस्था होती है इस समय में। प्रयोग करने की इच्छा और उत्तेजना के प्रति आकर्षण, जिज्ञासा, जोखिम उठाने ऐसे भाव होते हैं। ऐसे सामान्य कारण जो किशोरों को ड्रग तथा अल्कोहल के लिए अभिप्रेरित करते हैं, और बच्चे की प्राकृतिक जिज्ञासा उसे प्रयोग करती है, उससे अभिप्रेरित होते हैं। ड्रग और अल्कोहल का प्रभाव फायदे के रूप में समझने लगते हैं और समस्या और भी जटिल हो जाती है। इस प्रकार ड्रग या अल्कोहल पहली बार सेवन से जिज्ञासा या प्रयोग के उद्देश्य से हो सकता है, और ये इसका कारण है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन बाद में बच्चा इनका प्रयोग समस्याओं से बचने के लिए समाज में समस्या से बचने के लिए करने लगता है, और पिछले कुछ समय से शैक्षिक क्षेत्र में या परीक्षा में सबसे आगे रहने के दबाव से उत्पन्न तनाव किशोरों को अल्कोहल या ड्रग आजमाने के लिए फुसलाते हैं और में कई भूमिका निभाते हैं। यह बोध भी है कि